आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के एक फेमस नाटककार जयशंकर प्रसाद का एक प्ले, एक नाटक ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने हिस्ट्री की वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर मैंने ये नाटक ध्रुव स्वामिनी को मेंशन किया था। ये उसी के बारे में है दोस्तों। ये वही नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था और बहुत ही फेमस नाटक है। इस वीडियो में हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा था और ये एक हिस्टोरिकल नाटक है, यानी इतिहास को बताता है। और ये जो नाटक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके 3 हिस्टोरिकल ग्रेट नाटकों में से एक नाटक है। तीनों के नाम बता देता हूँ। स्कंदगुप्त सबसे पहला, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस नाटक में गुप्त काल के बारे में बताया गया है, जिसको स्वर्ण युग कहते हैं। उसकी कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद जो कोई बहुत पुराने लेखक नहीं है, उन्होंने गुप्त काल के बारे में लिखा है, उसमें भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को, जिसका काल था 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक। अब चंद्रगुप्त के पिताजी थे द ग्रेट समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त। हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, कहानी तब की है जब वो अपनी गद्दी से हटे थे, तो उनका बेटा था ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब सबसे बड़ा बेटा, जो कि इतना योग्य नहीं था, कायर था, अयोग्य था, विलासी था, निर्लज्ज था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त खुद ऐसा चाहते थे कि मेरा छोटा बेटा चंद्रगुप्त राजा बनना चाहिए, रामगुप्त राजा नहीं बनना चाहिए। उस वक्त एक लड़की थी ध्रुव स्वामिनी। उसके फादर चाहते थे, उसके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी को गुप्त कुल में ब्याहना है मुझे, मतलब समुद्रगुप्त के किसी एक बेटे से। उस वक्त लगभग चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनना तय था, और जो राजा होता है बाप अपनी बेटी उसी से ब्याहेगा, सीधी सी बात है। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के लिए पक्की हो गई, यानी मंगेतर लगभग। लेकिन क्या हुआ, समुद्रगुप्त की हो गई डेथ, उनकी हो गई मृत्यु। तो उस वक्त दरबार में एक महामंत्री था शिखर स्वामी। उसने बड़े भाई के अधिकार के नियम की दुहाई देकर छल पूर्वक धोखे से रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। रामगुप्त जो कि लायक भी नहीं था, सिंहासन के बिल्कुल लायक नहीं था, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। और ध्रुव स्वामिनी की शादी भी, जो कि राजा बनने वाला था, रामगुप्त से कर दी। अब ऐसा कहा जाता है कि रामगुप्त ने 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक, यानी 5 साल तक मगध पर शासन किया था। हिंदी में कहूं तो वो कायर था, विलासी था, आचरणहीन था, अयोग्य था। और ध्रुव स्वामिनी भी अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी, रामगुप्त को। अब भी वो चंद्रगुप्त के लिए अपने मन में प्रेम भाव रखती थी। ये तो हो गया इस नाटक का एक बैकग्राउंड, जिससे ये नाटक आपको समझ में आए। तो कहानी शुरू होती है रामगुप्त से, जो अपनी जीत का झूठा दिखावा कर रहा है, लेकिन हर वक्त औरतों से घिरा रहता है चारों तरफ से। उसे अपनी बीवी ध्रुव स्वामिनी पर शक है कि वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को पसंद करती है। इसलिए वो अपनी बीवी की मन की बात जानने के लिए एक दासी है खड्गधारिणी, उसको भेजता है कि तुम इसके साथ में रहो, एक गूंगी दासी बनकर, मतलब नाटक करो कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं आता है, ठीक है ना। वो इसके पीछे पीछे लगी रहती है ध्रुव स्वामिनी के, और उसके मन का भाव जान लेती है। बहुत चालाकी से पता कर लेती है कि हाँ, ये बात सच है कि ध्रुव स्वामिनी अभी तक चंद्रगुप्त को पसंद करती है। और ये बात जानकर वो डायरेक्टली किसको बता देती है, रामगुप्त को। अब रामगुप्त को इस बात का डर लगता है कि यह अब भी चंद्रगुप्त को पसंद करती है, कहीं ये दोनों जने मिलकर, यानी मेरा भाई और मेरी बीवी मिलकर, मेरा राज्य मुझसे हड़प ना ले। अब मैंने आपको बताया था ये राज्य संभालने लायक नहीं है, हमेशा विलासिता में डूबा रहता है। इसे अब तक ये खबर नहीं है कि इसका दुश्मन शकराज, उसने इसके शिविर को घेर लिया, और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि उससे कैसे डील करे। तो शकराज क्या करता है, इसके सामने 2 शर्तें भेजता है कि तुझसे अगर संधि करूंगा, यानी बातचीत करूंगा, तो 2 शर्तों पे करूंगा। पहली शर्त तो ये कि मुझे तेरी बीवी चाहिए ध्रुव स्वामिनी, और मुझे अपने सरदारों के लिए, दूसरी शर्त यह है कि मुझे अपने सरदारों के लिए मगध के सामंतों की बीवी चाहिए। अब मैंने आपको बताया रामगुप्त बहुत ही कायर आदमी था, उसने शकराज की दोनों शर्तें मान ली। और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि वो समझ रहा था कि शकराज तो बाहर का शत्रु है, यानी वो बाहर वाला है, और मेरे घर में जो शत्रु है वो मेरी खुद की बीवी ध्रुव स्वामिनी है, तो दोनों से छुटकारा पालूंगा मैं ऐसे। ये बात जब ध्रुव स्वामिनी को पता चलती है तो वो पता है क्या बोलती है, क्या ये गुप्त साम्राज्य स्त्री संप्रदान से ही आगे बढ़ा है क्या? ध्रुव स्वामिनी जानना चाहती है कि रामगुप्त ने सुख दुख में उसका साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा
अग्निदेव के सामने क्यों खाई थी? जब वो कायर एक दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकता, अपनी बीवी को दुश्मन के हाथों सौंप रहा है। कायर रामगुप्त क्या बोलता है कि मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन मैंने शराब पी रखी, पुरोहितों ने जाने क्या क्या पढ़ दिया, मैंने हाँ में हाँ मिला दी, तो मैंने कोई कसम नहीं खाई अग्निदेव के सामने। अब क्या होता है दोस्तों, उसके सपोर्ट में आकर उसका जो महामंत्री था ना शिखर स्वामी, जिसने इसको राजा बनने में हेल्प की थी, वो आकर बोलता है कि राजनीति का तो सिद्धांत है कि राज्य की रक्षा के लिए रानी, राजकुमार, राजा सबका विसर्जन करना पड़े तो कर दो, लेकिन राज्य का विसर्जन अंतिम उपाय है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से बहुत भीख मांगती है, लेकिन रामगुप्त एक नहीं सुनता और आखिर वो फैसला करती है कि वो आत्महत्या करेगी। वो कृपाण निकालती है। रामगुप्त सोचता है कि ये मुझे मारने वाली है, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो चिल्लाता वो भाग जाता है। वो तो चला जाता है, तभी वहां पर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त को सारी बात पता चलती है, तो वो वादा करता है कि मेरे जिंदा रहते हुए आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह दलित होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब रामगुप्त अपने महामंत्री शिखर स्वामी के साथ वहां पर वापस आता है। तो ये चंद्रगुप्त उससे क्या कहता है कि ध्रुव स्वामिनी वहां पर नहीं जाएगी, बल्कि ध्रुव स्वामिनी बनकर मैं वहां पर जाऊंगा। मतलब मैं अपना वेश बदलूंगा और मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग अपना वेश बदलेंगे, औरतों का वेश धारण करेंगे, और अगर मैं जीत गया तो कोई बात नहीं, और अगर हार गया तो मेरी मृत्यु के बाद में तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करना। ध्रुव स्वामिनी ये देखकर बिल्कुल प्रेम भाव में, आवेश में आकर चंद्रगुप्त से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। अब ये सीन यहीं पर खत्म होता है। दूसरे सीन पर चलते हैं। वहां पर शकों का राजा शकराज, वो इंतजार कर रहा था कि क्या फैसला किया होगा इसने। तभी वहां पर एक मैसेंजर आता है, खिंगल। वो शुभ समाचार देता है कि रामगुप्त ने आपकी संधि मान ली है, ध्रुव स्वामिनी अभी आपके पास में आती होगी। शकराज खुशी से उछल पड़ा। तो शकराज के पास में एक रानी होती है, शायद रानी होती है, पता नहीं, प्रेमिका होती है, कौमा। वो बोलती है कि मेरे राजा, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो किसी की पत्नी है और एक पत्नी को पति से जुदा करके आप ठीक नहीं कर रहे, अन्याय कर रहे हो। सिर्फ कौमा ने ही नहीं, काफी लोगों ने बोला कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन शकराज ध्रुव स्वामिनी का इंतजार करता रहता है। ध्रुव स्वामिनी जब आती है तो ध्रुव स्वामिनी अकेली नहीं आती है, उसके साथ पे एक और सुंदरी होती है। दोनों को देखकर शकराज तो पागल हो जाता है। लेकिन तभी चंद्रगुप्त स्त्री के वेश से बाहर निकलता है और शकराज के साथ में लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में शकराज मारा जाता है, बाहर उसके सिपाही मारे जाते हैं और ध्रुव स्वामिनी की जय हो ये नारा लगता है चारों तरफ। अब ये सीन यहीं पर खत्म होता है। तीसरा सीन शुरू होता है। अभी तक ये लोग शकों के महल में ही हैं। ध्रुव स्वामिनी चिंता में बैठी थी। तभी एक सैनिक आकर समाचार देता है, राजाधिराज रामगुप्त जी भी आ गए। वो महादेवी से मिलना चाहते हैं, यानी ध्रुव स्वामिनी जी से मिलना चाहते हैं। वो यहां पर आकर सबसे पहला काम पता है क्या करता है? चंद्रगुप्त और उसके सामंत कुमारों को, जो लोग औरतों का वेश धारण करके आए थे, सबको बंदी बना लेता है। तो ऐसे में जब ध्रुव स्वामिनी बीच में आती है तो रामगुप्त उसे भी बंदी बनाने का आदेश दे देता है। मतलब अगर ये शकराज से जीत गया तो इसने सबको कैद कर लिया। और इसके बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई इस बात पर हुई कि रामगुप्त जब अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, वो राज्य की रक्षा क्या करेगा? मैं राजा बनूंगा। उसे पद से हटा देता है। रामगुप्त बदले में एक कटार निकालकर उसको मारना चाहता है, लेकिन पीछे से एक सैनिक आकर रामगुप्त को ही मार देता है। इसके बाद चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से शादी कर लेता है और इसके बाद राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय नारे लगने लगते हैं। और इसी के साथ ये नाटक खत्म होता है दोस्तों।